Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Chavasti and today we will be covering part C of the chapter मुगल एम्पायर। तो पार्ट ए और पार्ट बी हमने ख़त्म कर लिया है, तो पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट बी के वीडियोस देखने हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो अब बात करते हैं पार्ट सी की, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स ख़त्म करेंगे और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होगा, या हम बोल सकते हैं लास्ट पार्ट होगा। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है द इम्पीरियल ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब क्या होता है? जो किंग के सलाहकार होते हैं, जो किंग के मिनिस्टर्स होते हैं, या जो किंग के एडवाइजर्स होते हैं, उनको ऑफिशियल्स कहा जाता है। तो उनके बारे में पूरा दिया हुआ है कि कैसे मैनेजमेंट चलता था मुगल एम्पायर में, कैसे ट्रेड करते थे वो लोग, क्या एडवाइसेस देते थे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी उन एडवाइज़र्स की, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हमने लास्ट टॉपिक में, जो कि हमारा पार्ट बी था, उसके लास्ट टॉपिक में हमने जाना था इम्पीरियल हाउस होल्ड। उसमें हमने किंग के हाउस होल्ड के बारे में जाना था, तो उससे आपको इस टॉपिक में हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो सब टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट एंड रैंक। तो किसकी रिक्रूटमेंट भाई, अगर कोई राजा है तो वो अपने सेनापति को नियुक्त करेगा या उसको रिक्रूट करेगा, अपनी सेना को, कैवलरी को रिक्रूट करेगा, अपने जितने भी नोबल्स हैं उनको रिक्रूट करेगा। तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग के कंधों पर थी। जो भी हमें मुगल एम्पायर्स के बारे में राइटिंग्स में मिला है वो अबुल फजल ने लिखा हुआ है। ये कौन थे? ये वन ऑफ द 9 जेम्स थे अकबर के। इन्होंने अकबर को बहुत सुपीरियर दिखाया अपनी राइटिंग में, और दिखाया है किस तरह से एम्परर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एक किंगडम को चलाने में। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ किंग अकेले चाह के कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके नोबल्स अच्छे ना हों। और अकबर का किंगडम इतना बड़ा या इतना फैला क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए। मनसबदारी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, झरोका सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और सेवरल अदर इन्होंने जजिया टैक्स हटवा दिया। ये सब डिसीजन से उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और उनको स्ट्रेंथ भी मिली। और इनके जो 9 जेम्स थे वो वन ऑफ द मोस्ट नोबलिस्टिक पर्सन थे। आप बात कर लीजिए चाहे मान सिंह की, चाहे टोडरमल की, बीरबल की, ये सब बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर पर्सन थे उस टाइम पर। तो इन्हीं के बारे में हमारा ये टॉपिक है। देखते हैं। मुगल क्रॉनिकल्स स्पेशली द अकबरनामा हैव बिक्विथेड अ विजन ऑफ एम्पायर विच सोलली रेस्ट ऑन एम्परर। तो अकबरनामा अबुल फजल ने जो लिखी है उसके अनुसार तो यही है कि किंग जो है वो सोल अथॉरिटी है, और वही सब रिक्रूट करते थे और वही सबको डायरेक्शन देते थे, किंगडम चलाते थे। बट the nobility was recruited from diverse ethnic and religious group. This ensured that no faction was large enough to challenge the authority of the state. मतलब सारे रिलीजियस ग्रुप्स को ऐड किया जाता था किंग के जो भी नोबल पर्सन होते थे। ऐसा नहीं कि अगर मुस्लिम किंग है तो वो हिंदूज को ना रखे। आप अकबर की बात कर लीजिए, उन्होंने राजा मान सिंह को रखा, टोडरमल को रखा, तो ये सब हिंदूज थे। तो ऐसा नहीं कि कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, बट हाँ वो उन्हीं को अपॉइंट करते थे जब उनको पता होता था कि आगे चल के उनको तो कोई थ्रेट नहीं है अपने ही मिनिस्टर्स से। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि किंग के मिनिस्टर किंग को ओवरथ्रोन कर देते थे और खुद राजगद्दी संभालने लगते थे। इसके बाद हम देखेंगे The officer corps of Mughal was described as the bucket of flour, गुलदस्ता held together by the loyalty to the emperor। अब कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जब तक नोबल्स एक साथ नहीं होंगे, किंग के जो मिनिस्टर्स है वो एक साथ लॉयलिटी शो नहीं करेंगे किंग को, तब तक एक गुलदस्ता फॉर्म नहीं होगा। और जब वो एक गुलदस्ता फॉर्म नहीं होगा तो वो फ्लावर हम उसको कह ही नहीं पाएंगे। अलग अलग अगर कोई हम बोल सकते हैं लेंटिकल्स हैं, उसको हम फ्लावर नहीं बोलते ना, हम सारी पेटल्स को जब जोड़ के वो फ्लावर बनता है तब उसको फ्लावर बोलते हैं। सिमिलरली अगर किंग को सारे मिनिस्टर्स का सपोर्ट मिलेगा तभी वो एक अच्छा राजा बन पाएगा यार, पावरफुल राजा बन पाएगा। इसके बाद ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज हेल्ड रैंक मनसब्स इन डेजिग्नेटेड जाट एंड सवर। तो सबको मनसब बांट दी जाती थी किंग के द्वारा, क्योंकि किंग हर जगह पे रूल नहीं कर सकता। जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर है, पूरी कंट्री के मैटर्स को वो नहीं डील कर सकता अकेले। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए, चीफ मिनिस्टर ने फर्दर मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं। तो सिमिलरली इन्होंने भी मनसब्स डिवाइड कर रखी थी, उसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, जाट एंड सवार। इसमें इनकी रैंक के अनुसार इनको रेवेन्यू मिलता था, उसी के हिसाब से इनको हॉर्सेस भी मिलते थे। जो मोस्ट पावरफुल होता था उसको 1000 घोड़े मिलते थे।
इसके बाद द ट्रूपर्स मेंटेन सुपीरियर हॉर्सेस ब्रांडेड ऑन द फ्लैंक बाय इंपीरियल मार्क। तो जो सुपीरियर मनसबदार्स होते थे उनको क्या मिलता था, घोड़ा मिलता था ब्रांड का। जो घोड़ा पे बैठने की जो सीट होती है उस पर ब्रांड लगा होता था एम्पायर का, जिस एम्पायर से वो बिलोंग करता है, तो वो उनको मिलता था, जिससे डेजिग्नेशन पता चलती थी कि ये कितने सुपीरियर ऑफिसर हैं या नोबल हैं किंग की कोर्ट में। लास्ट देखेंगे, एम्परर अकबर हु डिजाइंड मनसब सिस्टम एस्टैब्लिश स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद नोबल्स। तो अकबर का आप एक अच्छा डिसीजन ये भी देख सकते हैं, इन्होंने जिस तरह से मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें अलग अलग पोजीशंस में पावर बांट दी गई थी, इसको हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से उन्होंने कर दिया था अपनी पावर का, जो प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्होंने भी वही डिसीजन लिया और इन्होंने स्पिरिचुअल रिलेशंस भी बनाए किसी अपने नोबल्स के साथ। अब आप अगर नॉर्मल रिलेशंस बनाएंगे, बिजनेस रिलेशंस, वो टूट जाते हैं, बट अगर आप स्पिरिचुअल रिलेशंस बनाएंगे तो आप देखेंगे वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं। तो अकबर ने यही दूरदर्शिता दिखाते हुए इन्होंने स्पिरिचुअल रिलेशंस बनाए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कितने स्पिरिचुअल थे कि इन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर ली थी, क्योंकि इनको दरगाह जाने में प्रॉब्लम होती थी। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाया करते थे अजमेर शरीफ में, तो इस वजह से ये स्पिरिचुअल पर्सन थे और इन्होंने स्पिरिचुअल रिलेशंस भी बनाए थे अमंग इट्स नोबल। तो इस टॉपिक का बेसिकली यही कहना है कि किंग के किस तरह से रोल होता था और किंग के मिनिस्टर्स का बेसिकली क्या रोल होता था, क्योंकि किंग के मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किंगडम में। वो लोग अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं किंग को, वो लोग अपने जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो टाइम टू टाइम दे रहे हैं किंग को। तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये हमने जाना। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड सब टॉपिक, इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर। मतलब एम्पायर में जो भी इंफॉर्मेशंस होती थी, आपने सुन रखा होगा जासूस लगा रखते थे किंग अपने के लिए, ताकि वो एनिमी टेरिटरी में उनको भेज सकें और पता लगा सके कहीं कोई अटैक या फिर वॉरिंग सिचुएशन तो नहीं है। तो उसी के बारे में हमारा टॉपिक है कि कैसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। तो द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड वॉज द मेजर कंसर्न ऑफ मुगल एम्पायर। तो एग्जैक्ट रिकॉर्ड रखना ये मुगल एम्पायर की खासियत रही है। आप आज की डेट में हम अकबर के बारे में पढ़ना हो, बाबर के बारे में पढ़ना हो, हुमायूं के बारे में पढ़ना हो, तो हम इजीली पढ़ सकते हैं। इन सब के लिए पूरी पूरी बुक्स रिटन है, इंस्क्रिप्शंस हैं, इन्होंने महल्स बनवा रखे हैं, डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स बनवा रखी हैं। तो इनकी ये खासियत है। इसके बाद मीर बख्शी सुपरवाइज द कॉर्प्स ऑफ द कोर्ट राइटर्स एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द कोर्ट एंड ऑल डिटेल्ड एम्परर ऑर्डर्स। तो जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे उनकी अथॉरिटी मीर बख्शी के पास थी। तो वो ही देखते थे, चेक करते थे कि सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं या रिकॉर्ड्स लिए जा रहे हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं। इसके अलावा इन एडिशन एजेंट्स, वकील ऑफ द नोबल एंड रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट विद डेट एंड टाइम। अब मुगल कोर्ट्स में 2 कोर्ट्स लगती थी, दीवान खास एंड दीवान आम। तो उसमें वकील्स रखे जाते थे बाकायदा, जो कि रिकॉर्ड रखते थे कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनमें क्या नतीजा निकलता है। जैसे आप अगर आज की डेट में कोई कोर्ट होगी, उसमें कोर्ट मास्टर्स होते हैं, वो बैठे रहते हैं कोर्ट में, आपने देखा होगा आगे, तो वो ये सब रिकॉर्ड्स रखते हैं कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो मुगल एम्पायर के टाइम पर भी यही सेम प्रैक्टिस हुआ करती थी। इसके अलावा द न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स बाय इंपीरियल पोस्ट। तो जितनी भी न्यूज़ रिपोर्ट्स होती थी या डॉक्यूमेंट्स होते थे वो इंपीरियल पोस्ट के द्वारा भिजवाए जाते थे। अब इंपीरियल पोस्ट वो कुछ भी हो सकती है। पहले के लोग अनडेसिफर्ड टेक्स्ट रखते थे, फिर उसको आग लगा के जब पेपर को दिखाया जाता था तब उसमें टेक्स्ट लिखे दिखते थे, या फिर प्याज से उसको किया जाता था। आपने कई सीरियल्स में देख रखा होगा। नहीं तो वो बैम्बू लेते थे सिंपल, उसमें स्टक कर देते थे जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती थी, और वो उनके जो भी जासूस होते थे वो किंग तक पहुंचा दिया करते थे। तो डिफरेंट इंपीरियल पार्ट्स के पास डिफरेंट तरीके थे, आइडियाज़ थे, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। राउंड द क्लॉक रिले ऑफ फुट रनर्स कैरीड पेपर रोल्ड अप बैम्बू
कंटेनर्स, तो वही बैम्बू कंटेनर्स में भरवा के वो इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो लेटर के फॉर्म में भर के वो दूसरी जगह पहुंचा दिया करते थे। तो ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी। थर्ड है हमारा द बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सेंटर के बियॉन्ड में कुछ अलग अलग जो प्रोविंसेस बनी होती थी उसमें भी किंग्स अलग अलग लोगों को अपॉइंट करते थे। वो ऑफिशियल्स होते थे, उनका नाम होता था सूबेदार्स। और सूबेदार्स भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते थे। चलिए देखते हैं। द डिवीजन ऑफ फंक्शन एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर वाज रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस सूबास वेयर द मिनिस्टर हैड देयर करस्पॉन्डिंग सबऑर्डिनेट्स दीवान, बख्शी एंड सदर। इन 3 कैटेगरीज में सूबेदार्स को भी डिवाइड किया जाता था। इसके बाद सरकार इनटू विच ईच सूबा वाज डिवाइडेड ऑफन ओवरलैप्ड विद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फौजदार्स कमांडेंट्स। तो जो फौजदार होते थे कमांडेंट्स, उनसे कई बार कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता था, ओवरलैप हो जाता था सरकार का, जो कि सूबेज में अपॉइंट किए जाते थे। अब दोनों लोगों का इक्वल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ज्यूरिसडिक्शन होगा, मतलब दोनों का वही एरिया ऑफ कंट्रोल होगा। किसी के पास सेना होगी तो किसी के पास तख्त होगा, मींस पार होगी। तो कौन जीतेगा? दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाएगा ना। आप दोनों ही लोगों को पावरफुल अथॉरिटी दे रहे हैं, तो इस वजह से कई बार ओवरलैप हो जाता था इनका ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन का बेसिक मतलब होता है एरिया अंडर कंट्रोल, किसके कंट्रोल में एरिया है। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड एट द लेवल ऑफ परगना सब डिस्ट्रिक्ट बाय 3 सेमी हेरिडिटरी। 3 सेमी हेरिडिटरी मतलब 3 लोगों में परगना डिवाइड होता था, या फिर हम बोल सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होता था। मींस डिस्ट्रिक्ट तो हो गया हमारा सूबा, सब डिस्ट्रिक्ट होता था परगना। तो किसमें किसमें होता था? कुनगो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, चंद चौधरी रेवेन्यू कलेक्टर एंड काजी। तो इन तीनों में ही डिवाइड होता था। इसमें जो कुनागो होते थे ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखते थे अपने पास, जितना भी कलेक्शन होता था। चौधरीज जो होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और काजीज का आप बेसिक फंक्शन जानते हैं, ये लॉ बताते थे बेसिकली, और कैसे उनको परफॉर्म करनी है एक्टिविटीज विद इन द लॉ, ये इनको बताया करते थे। लास्ट देखेंगे, द मुगल क्रॉनिकल यूजुअली पोर्ट्रेड एम्परर एंड हिज कोर्ट एज कंट्रोलिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस डाउन द विलेज। तो मतलब मुगल क्रॉनिकल्स जो भी जितने भी राइटर्स आए हैं, चाहे वो अबू फजल हों, चाहे वो कोई फीमेल राइटर हो, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने हमेशा ही ये दिखाया है कि राजा के पास सोल अथॉरिटी होती थी, उनको एक एक चीज़ की परख होती थी, चाहे वो स्मॉल विलेज की ही बात क्यों ना हो, राजा के पास सारी जानकारी रहा करती थी। तो यही हमारे बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बताया है कि राजा ने कितने अच्छे से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी थी, जिसके तहत उनको सब एक एक नॉलेज मिलती रहती थी अपने किंगडम की। अब हम इसी के साथ हमारे सेकंड टॉपिक देखेंगे, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। इसका मतलब हुआ कि जो भी मुगल किंगडम्स होते थे उनके रिलेशंस कैसे होते थे बियॉन्ड या फिर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। चलिए जानते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले तो राइटर्स ऑफ द क्रॉनिकल लिस्ट मेनी हाई साउंडिंग टाइटल एज्यूम्ड बाय द मुगल एम्पायर। जितने भी क्रॉनिकल्स मिले उसमें जो भी राइटर्स थे वो किंग को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उनका नाम बताते थे। जस्ट लाइक टाइटल शहनशाह, या फिर आप बोल सकते हैं जहांगीर, ये भी एक टाइटल है, शाहजहां। देखते हैं, दिस इंक्लूडेड द जनरल टाइटल सच एज शहनशाह किंग ऑफ किंग, जहांगीर वर्ल्ड सीजर, इसके अलावा शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब टाइटल से बुलाते थे। इसका मतलब है मुगल्स अपने आप को सुप्रीम समझते थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में या फिर पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे ग्लोब में। तो इनके रिलेशंस कैसे होंगे पूरे वर्ल्ड के साथ? सफाविद्स एंड कंदहार, ये बेसिकली अफगानिस्तान के पार्ट है प्रेजेंट डे में। तो ये उस समय पे हिंदू कुश माउंटेन के ईस्टर्न साइड पे पाए जाते थे। तो द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन मुगल किंग्स एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान एंड तुरान। तो द कंट्रोल वॉज डिवाइडेड बाय हिंदू कुश माउंटेन दैट सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम ईरान एंड सेंट्रल एशिया। जो भी कंट्रोल्स थे वो डिवाइड किससे थे? हिंदू कुश माउंटेन से। क्योंकि किसी भी इन्वेडर को अगर इंडिया आना होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया आना होगा तो वो कैसे आएगा? हिंदू कुश माउंटेन को पार उसको करना पड़ेगा। तो वहाँ से ये डिवाइडेड थी दो लैंड्स। तो क्योंकि अफगानिस्तान या ईरान का पार्ट इंडिया से अटैच था या फिर सेंट्रल एशिया से अटैच था, तो इनके बीच में लैंड डिस्प्यूट्स होते रहते थे। क्यों? हमें कैसे पता चलता है?
कंदहर वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब लड़ाई की जो मेन वजह थी वो कंदहर थी, बिटवीन सफाविद्स एंड मुगल्स, अफगानिस्तानीज एंड मुगल्स जो इंडिया में थे। क्यों? क्योंकि द फोर्ट्रेस टाउन हैड इनिशियली बीन इन द पोजेशन ऑफ हुमायूं, क्योंकि ये पहले हुमायूं की पोजेशन में था, इसके बाद अकबर ने इसको रिकॉन्कर कर लिया था जब अकबर थ्रोन पे आए थे। तो ये जो जगह थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके लिए थी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल प्लेस थी, इसको ईजिली ऑक्यूपाई करना किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए अकबर ने इसको रिकॉन्कर करा था ताकि अकबर एक अखंड साम्राज्य स्थापित कर पाए। इसके अलावा सफाविद कोर्ट रिटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मुगल, इट कंटिन्यूड टू स्टेक क्लेम्स टू कंदहर्स। तो सफाविद कोर्ट जो थी वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखी थी विद मुगल्स, इट कंटिन्यूज टू स्टेक क्लेम्स विद द कंदहर्स, ताकि एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर दो कंट्री के बीच में बना रहेगा तो उनके बीच में जो ट्रेडिंग है वो होती रहेगी, भले ही जो छोटे मोटे वॉर्स हैं वो होते रहें, जैसे कि चाइना करता है। चाइना की लैंड डिस्प्यूट्स हर कंट्री के साथ हो जाते हैं क्योंकि वो सबकी लैंड चाहता है कि वो खुद में मर्ज कर ले, ऑक्यूपाई कर ले, बट वो एट द सेम टाइम ये भी क्लेम करता है कि आप प्लीज़ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखिए ताकि हमारा ट्रेड भी चलता रहे। और यही स्ट्रैटेजी हमें इस समय पर भी देखने को मिलती है कंदहर्स और मुगल्स के बीच में। सेकेंड टॉपिक है हमारा द ऑटोमन्स, पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। तो जो ऑटोमन एम्पायर था प्रेजेंट डे वो क्या है, टर्की है, और उससे हमारे एक बेसिक जो रिलेशंस थे वो पिलग्रिम के थे और ट्रेड एंड कॉमर्स के थे। तो पिलग्रिम वहाँ पे दो मेजर हमें प्लेस मिलती हैं, सेक्रेड प्लेसेस, मक्का एंड मदीना। तो वो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है कि हर एक मुस्लिम को एक बार लाइफ टाइम में अपने मक्का जाना चाहिए। तो ये जब इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस जब वहाँ पे होगी तो वहाँ से रिलेशंस हमारे अच्छे होना मैंडेटरी हो गया। तो द ऑटोमन्स, पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। The relationship between the Mughal and Ottomans was marked by the concern to ensure the free movement of trade and pilgrim in Ottoman territory. तो इंडियंस का ऑटोमन टेरिटरी जाना मुगल एम्पायर में बहुत ही मैंडेटरी था और मुगल्स को ऐसे रिलेशंस बना के रखने थे जिससे कि वो फ्रीली उनको जाने को अलाउंस मिल जाए। Second, the two most important pilgrim centers were located in Ottomans, that is Makkah and Medina. Third, Mughal Empire usually combined religion and commerce by exporting valuable merchandise to Aden and Mocha and distributing profitable in charity in the keeper of shrine. तो जो वैल्यूएबल मर्केंटाइज होती थी, मर्केंटाइज मतलब क्या होता है, ट्रेड की चीज़ें हो गई या फिर महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई, वो ऑटोमन भिजवाया करते थे। पहले तो ट्रेड के लिए, अपने गॉड को सर्व करने के लिए, मक्का की सेवा के लिए, मक्का में कोई ज़रूरत है, लोगों को लंगर बांटा जाता है, तो उन सब चीज़ों में कमी ना पड़े इस वजह से वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था और कॉमर्स को उसी में इंक्लूड कर दिया जाता था। जो यहाँ के किंग्स होते थे, मुगल किंग्स, वो ऑटोमन एम्पायर के लोगों का बहुत ध्यान रखते थे, किंग्स का, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वो भगवान के घर को वही सुरक्षित रखते हैं, तो उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए, उनको वैल्यूएबल मर्केंडाइज प्रोवाइड करते थे। सो ये था हमारा ऑटोमन का एम्पायर। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड, जेसुइट्स एंड द मुगल कोर्ट। ये जेसुइट्स कौन थे? ये रोम से आए थे, वो लोग बेसिकली जो जीसस को मानते थे, कैथोलिक चर्च को मानते थे। तो ये लोग इंडिया आए थे, इंडिया को ऑब्जर्व करने आए थे। इनकी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है कि यूरोप रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू अकाउंट्स ऑफ जेसुइट्स, मिशनरीज, ट्रैवल मर्चेंट्स एंड डिप्लोमैट्स। तो जेसुइट्स जब इंडिया आए थे उन्होंने कई पर्पसेस के लिए आए थे, कुछ ट्रेड करने आए थे, कुछ लोग ऑब्जर्व करने आए थे, कुछ लोग ट्रैवल करने आए थे। तो उन्हीं ने अकाउंट्स जो लिखे हुए थे उस एम्पायर के अपनी ऑब्जर्वेशन के अनुसार, उसी से यूरोपियंस को इंडिया के बारे में पता लगा, इंडिया के कल्चर के बारे में पता चला। सेकेंड, जेसुइट्स अकाउंट वर द अर्लीस्ट इंप्रेशन ऑफ मुगल कोर्ट रिकॉर्डेड बाय यूरोपियंस। और यूरोपियंस को हमेशा ये क्यों लगता था कि इंडिया मतलब मुगल कोर्ट्स, मतलब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जेसुइट्स मुगल एम्पायर के टाइम पे आए थे और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उन्होंने वही लिखा और वही यूरोपियंस ने पढ़ा तो उनको वही लगा। एंड बेस्ड ऑन द अकाउंट्स ऑफ जेसुइट्स द यूरोपियन कम टू नो अबाउट इंडियन कल्चर एंड अबाउट मुगल्स। इसके बाद देखेंगे द क्रिश्चियन मिशन टू इंडिया ड्यूरिंग 16th सेंचुरी वर द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग। तो इसी का पार्ट था क्रिश्चियन मिशन जो कि 16th सेंचुरी मुगल पीरियड में इंडिया में हैपन हुआ था।
वो ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग का पार्ट था। इसके अलावा जेसूट्स स्पोक टू अकबर अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिबेट इट वर्सेस विद उलेमा। तो उलेमास कौन होते थे? जो कि शरिया लॉ को डिफाइन करते थे, शरिया के वर्सेस बताते थे, इंटरप्रेट करते थे। और जो कैथोलिक्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने डिबेट किया था अकबर रीजन में उलेमास से रिगार्डिंग द लॉ ऑफ मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लॉ। इसके बाद जेसूट्स अकाउंट वर बेस्ड ऑन द पर्सनल ऑब्जर्वेशन अबाउट एम्परर एंड द एम्पायर। इनके जो भी अकाउंट्स थे वो इन्होंने पर्सनली ऑब्जर्व किए थे जब ये इंडिया आए थे, तो उसी के अनुसार इन्होंने राइट डाउन कर रखा है किंग के बारे में भी और एम्पायर के बारे में भी, जो कि इन्होंने मुगल पीरियड में ऑब्जर्व किया था। हाई रिस्पेक्ट शोन बाय अकबर टू मेंबर ऑफ जेसूट्स मिशन इम्प्रेस देम डीपली। तो अकबर एक सम्राट थे, उन्होंने पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट किया था और एक चक्रवर्ती सम्राट थे, तो वो अगर किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे इंडिया से ड्यू टू अकबर। इसके बाद अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लेड टू द इंटरफेथ डिबेट्स इन इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी बिटवीन लर्नेड मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। तो अकबर ने क्या बना रखा था? इबादत खाना, जहाँ पे पूजा हुआ करती थी, आप बोल सकते हैं इबादत होती थी गॉड की। तो ये कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी में। तो यहीं पे इन्होंने इंटर कास्ट या फिर हम बोल सकते हैं इंटर रिलीजन डिबेट रखवाई, और जिसमें सारे ही स्कॉलर्स ने पार्ट लिया, आइदर इट इज़ मुस्लिम स्कॉलर, हिंदू स्कॉलर, पारसीज स्कॉलर, ये सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने धर्म को डिफाइन किया। और अकबर को इंटरप्रेट करना अच्छा लगा, क्योंकि अकबर कोई कट्टरपंथी को नहीं मानते थे, वो सारे ही धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स को भी हटवा दिया था। तो इन्होंने ये सारे डिसीजंस इसलिए लिए थे ताकि एक सेक्युलर नेशन ये फॉर्म कर सकें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जेसूट्स एंड द मुगल कोर्ट। तो अब हम हमारे आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे और हमारी बुक का भी लास्ट टॉपिक, क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर में, या बेसिकली अगर हम अकबर रीजन की बात करें, तो कोई ऑफिशियल रिलीजन था? क्योंकि अकबर ने तो जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स तक को हटवा दिया था। तो मतलब वो क्या चाहते थे? एक सेक्युलर कंट्री हो जहाँ पे सारे रिलीजन को प्रमोट किया जाए, सबके राइट्स को प्रमोट किया जाए। तो इसी बारे में ये टॉपिक है। अकबर मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वेज एंड सेल्फ कंसीव्ड डिवाइन वर्शिप फोकस्ड ऑन लाइट एंड द सन। तो ये बेसिकली लाइट एंड द सन की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इन वो चीज़ पे फोकस करें जो आप सेल्फ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जैसे सन और सन की लाइट आप खुद ऑब्जर्व कर पाते हैं, खुद में आप कंसीव कर पाते हैं। तो इनका ये मानना था कि ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वे में बिलीव ना रखते हुए जो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं डिवाइन वर्शिप को, उसे ही आप फॉलो करें। तो आइडिया फॉर सेक्युलर नेशन विद इंडिपेंडेंट राइट टू फॉलो एनी रिलीजन वॉज एकम्प्लिश्ड बाय अकबर। तो ये था हमारा फॉर्मल रिलीजन। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बोर्ड्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। How did daily routine and special activities convey the power of the emperor in the Mughal court? Describe the manuscript production in the Mughal court. Third, but the granting of title for men of merit was an important aspect of Mughal polity. Explain. Describe the relations of the Mughal with different part of the continent. Access the role played by the women of imperial household in the Mughal empire. So these were some important questions which are most frequently asked in the board exams. If you like my video, give this video a big thumbs up. Don't forget to subscribe my channel and you can ask your problem in the comment section, and stay tuned for more chapters related videos.